आज बेटा हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जो बैक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के, वो मैं कुछ करवा देता हूँ, फिर देखते हैं कितने बच्चों से हो पाता है और कितने बच्चों से नहीं हो पाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा तो देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ही कहता है, व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। मेजर हेड कौन कौन से इक्विटी एंड लायबिलिटी में? तो बेटा मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, बी है इसमें, ये मेजर हेड की बात हो रही है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पहले इसको वेट करना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी पॉइंट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड डी पॉइंट इज करंट लाइबिलिटी। ये चार हेडिंग्स हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी शोन। आप मुझे बताना इनमें से कौन से मेजर हेड में ये आते हैं। शेयर कैपिटल का मेजर हेड क्या है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल का जो मेजर हेड है वो है शेयर होल्डर फंड। आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में पूछते हैं, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में ये शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड नहीं आता, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। यहां तक ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, लिस्ट एनी 5 आइटम्स दैट आर शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई भी 5 आइटम्स बता दो जो आते हैं। कोई भी 5 आइटम में पहला नाम कैपिटल रिजर्व, फिर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। याद होने चाहिए आपको, देखो मुझे भी आपके साथ साथ याद हो गया। ठीक है सर। हाँ सर वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूजेस बताने थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बता दें। चलिए बता देंगे, आज की क्लास जब खत्म होगी ना उस टाइम पे मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूजेस बता दूंगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और भी अपन ले सकते हैं जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और भी हम लोग देख सकते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ऐसे काफी सारे और भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें। ठीक है, मुझे 4-5 बताने के लिए बोलते, 5 बता दिए मैंने। फोर्थ क्वेश्चन सेज, अंडर विच सब हेड विल द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड। कौन से सब हेड में आएगा, है ना। अंडर विच सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हालांकि ये पूरा को पूरा एक हेडिंग है हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी। एक्चुअली शेयर होल्डर फंड जो है शेयर होल्डर फंड में नहीं आता, ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तीनों के तीनों जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आते हैं। ये तीनों नॉन करंट लाइबिलिटी के सब हेड है। इसलिए आपसे सब हेड नहीं पूछा है, इसने पूछा है ये तीनों किस हेड के नहीं, ये तीनों जो पॉइंट्स हमारे सामने दिए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये किस में आते हैं, ये किसके सब हेड है? तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी के सब हेड है, ये तीनों, ए बी और सी तीनों। आपको अलग अलग करके लिखना था, ए इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी, बी भी नॉन करंट लाइबिलिटी, सी भी नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछता है, नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितने आइटम्स आते हैं बेटा, बताओ जी। डिवेंचर्स,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टी, याद है? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टी, 6 आइटम्स आते हैं। फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, ऐसे आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। और फिर आएगा अदर लोन इन एडवांस, अगर हमारे जो अदर लोन है, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कोई भी और अदर कोई बोरिंग्स हो 12 महीने से ज्यादा के लिए, एटसेट्रा। ये 1 से लेके 5 क्वेश्चन हो गए। फटाफट से एक बार एसएस ले लीजिए बच्चा। ये अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको नीचे दिख रहा होगा वैसे तो। ठीक है बच्चा, हटा दे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे। चलिए और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10-15-20 क्वेश्चंस कर लेते हैं आज इसके, ताकि आप लोगों के मन में ये ना रहे कि सर आपने इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए। वैसे वास्तविकता में मैं इसके क्वेश्चंस नहीं करवाता, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग्स है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, a company has an opening credit balance in surplus, that is balance in statement of profit and loss account 1 lakh। कंपनी के पास 1 लाख रुपए का सरप्लस पड़ा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000, इसने इस साल प्रॉफिट कमाया 75,000 का। इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 15,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड ऑल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड ऑफ ₹25,000। डिविडेंड प्रपोज किया 25,000 रुपए का कि ये से देना है। हाउ विल बी द अप्रोप्रिएशन शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंपनी का बैलेंस पड़ा है सरप्लस, देखिएगा कैसे शो करेंगे अपन इसे। ये नोट्स टू अकाउंट ही है, यहाँ मैं लिखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस चल रहा है हमारा हेडिंग, इसमें हम लोग दिखाएंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए का बैलेंस पड़ा है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस इक्वल्स टू 1 लाख। इसमें ऐड करेंगे जो इस साल आपने अर्न किया है, तो लिखा क्या है? प्रॉफिट। आप चाहते तो लिख सकते थे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना हो गया? 1,75,000। इसमें से आप कहां कहां पे इस पैसे को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं? अप्रोप्रिएशन, एक तो अपन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग डाल रहे हैं 25,000, 15,000 रुपए। और प्रपोज डिविडेंड में, वैसे प्रपोज डिविडेंड जो है वो जनरली शो नहीं करते हैं, एंड आल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड 25,000। अब कंपनी क्योंकि प्रपोज कर रही है कि अभी चुकाने हैं, तो हमने माइनस कर दिया। 40,000 माइनस कर दो, 1,35,000 आ गया। ये इस तरीके से शो होता है, बस ये इसका आंसर है। आप वैसे लिखोगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं था, ओपनिंग बैलेंस तो नील। ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना ट्रांसफर हो गया? 15,000। तो टोटल हो गया इसका बैलेंस 15,000। और प्रपोज डिविडेंड जो है ना, मेरा दिमाग अभी भी ये कह रहा है कि प्रपोज डिविडेंड शो नहीं करते, तो एक बार अपन इसको चेक कर लेंगे बेटा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड शो नहीं होता। आपको इसको एक बार चेक करके बताऊंगा ना कल। एक बार एसएस ले लीजिए 6 क्वेश्चन का। ये एक्चुअली क्या अभी जस्ट प्रपोज डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है। पहले तक प्रपोज डिविडेंड को अपन लोग
एज अ करंट लाइबिलिटी ट्रीट करते थे, बट अब ये ट्रीट नहीं होता जस्ट बिकॉज ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। डिविडेंड प्रपोज करना डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। तो एक्चुअली ये प्रॉफिट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस प्रॉफिट में से ये भी हमने बांटना है, इसलिए माइनस किया है मैंने, बट इसे हम लोग कल फाइनली चेक करके देख लेंगे। इतना एसेस ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, डोंट वरी। 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आर द आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर शेड्यूल 3। हेड बताना है आपको। कॉल्स इन अरियर पढ़ा था, कॉल्स इन एडवांस कहा था, 9th ना, 9th का फर्स्ट, इसका आपको हेड बताना है। कॉल्स इन अरियर कहाँ आता है बेटा? कॉल्स इन अरियर आता है अदर करंट लाइबिलिटी में या शेयर होल्डर फंड में। याद होगा आपको, शेयर होल्डर फंड में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इसमें हम लोग लेस करके शो करते थे। कॉल्स इन एडवांस आता है अदर करंट असेट्स में, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर का जो हेडिंग है हमारे पास, वो शेयर होल्डर फंड ही काउंट होगा। सब्सक्राइब कैपिटल में से हम लोग लेस करके दिखाते हैं इसके, क्योंकि इसने आपसे पूछा क्या है, हेडिंग्स पूछी है ना, अंडर विच हेड पूछा है, सब हेड नहीं पूछा है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी सेम शेयर होल्डर फंड का ही है। नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो हाँ शेयर होल्डर फंड में ही आता है। नहीं बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो ऑलरेडी एक वो है, हेड है, तो इसका तो कोई और हेड होगा नहीं, ये इसी में आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आपने देखा होगा, मैं शेयर होल्डर फंड पढ़ाता हूँ, शेयर होल्डर फंड के जस्ट नीचे जो है वो हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना। वो ये हेडिंग ही है इसकी मेन, इसको किसी और हेड में नहीं शो करते। इसके बाद आता है बेटा थर्ड पॉइंट, अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड जो अभी तक हमने चुकाया नहीं है, मतलब कंपनी का वो अनपेड डिविडेंड, ये अदर करंट लाइबिलिटी में जाता है। एक बार आप चेक करते रहना ना। सर ये सेकंड वाले का तो नॉन करंट लायबिलिटीज लिख रखा है। नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या? किस में? आंसर शीट में। नहीं, शेयर एप्लीकेशन वाली पेंडिंग अलॉटमेंट ही है क्या? नहीं बेटा, वो ये होगा, अदर जो अपन नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं वो तो वो वाला अमाउंट आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। वेट कीजिएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड, वो आता है यहाँ पे। नॉन करंट लाइबिलिटी में तो ये वाली चीज आती है। सर इसमें लिख रखा है इज हाँ शोन एज अ ठीक है, सेपरेट देख लिया लाइन मैंने। आइटम इक्विटी एंड नॉन करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सेपरेट लाइन आइटम्स होगा ये, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। रुकिए चेक करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम्स बिटवीन इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। समझे नहीं क्या बेटा? इक्विटी जो अपना शेयर होल्डर फंड होता है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पार्ट है उसमें, और नॉन करंट लाइबिलिटी से बीच में एक सेपरेट लाइन ही तो होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वही तो लिखा बेटा हमने, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अच्छा, देन डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये आई थिंक कॉन्टिंजेंट है। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसका मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको अगर किसी वर्ष कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट में इसका मतलब डिविडेंड नहीं दिया, तो उन्हें अगले साल में मिलेगा। अगले साल में कितना मिलेगा? जो पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला वो भी, और करंट ईयर का भी। लेकिन वो डिपेंड करता है अगले साल भी प्रॉफिट होना चाहिए और उतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे, इसीलिए कॉन्टिंजेंट आइटम होगा, तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन इजी सी है। हेडिंग और सब हेडिंग अगर आपने अच्छे से लर्न कर रखा है ना इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, अंडर विच मैन हेड एंड सब हेड, अब आपसे दो चीजें पूछिए, मैन हेड और सब हेड।
ऑफ इक्विटी इन लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट आर द फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड। अब आपको बताना है हेड और सब हेड क्या है। चलिए जी, इधर मैं लिखता हूं हेड, या इधर पहले सब हेड फिर हेड। सब हेड कौन सा है और हेड कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट है बोन्स। बोन्स का सब हेड कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग का एग्जांपल है ना। और इसकी मैन हेडिंग कौन सी है? मैन हेडिंग है इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी। इस तरीके से शो करना है इसको। सेकंड पॉइंट है डिवेंचर्स। सेम, डिवेंचर्स भी ऐसी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट पब्लिक डिपॉजिट्स, सेम हमने पढ़े विदाउट इंफॉर्मेशन ये सब नॉन करंट लाइबिलिटी ही ट्रीट होंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फोर्थ पॉइंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसकी हेड है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व, नहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस आता किसमें? शेयर होल्डर फंड में। और फिफ्थ पॉइंट है फोरफीचर शेयर अकाउंट। ये फोरफीचर शेयर अकाउंट कहाँ आता है बेटा? ये फोरफीचर शेयर अकाउंट वो अमाउंट है जो आपने अभी तक शेयर्स इशू नहीं किए। उसकी हेडिंग क्या बनती है? हेडिंग बनती है, सब हेड तो है इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड होके आता है, एडेड इनटू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का। शेयर कैपिटल का है वैसे तो इसको फोरफीचर शेयर अकाउंट को सब हेड शेयर कैपिटल रखा जाएगा, शेयर कैपिटल में ऐड होता है। मतलब आप यहाँ पे रखोगे इसका ये जो ये तो है इसमें ऐड होगा, ये तो ट्रीटमेंट है। इसका मेन सब हेड कौन सा है? सब हेड ये शेयर कैपिटल और आएगा किसमें? शेयर होल्डर फंड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे ही आप लिखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल नाम की सब हेड है इसकी, ट्रेड पेबल। और ये आता है करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी आपको दिख रहेगा, दिख जाएगा इसका। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ करंट लाइबिलिटी। एसेस ले लीजिए बच्चा इतना। लास्ट है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ये आपको पता है, हमने पढ़ा था अदर करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी इज द सब हेड एंड करंट लाइबिलिटी इज द मैन हेड। एसेस ले लीजिए। तो आई होप अब आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। लगभग 7-8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। हेडिंग और सब हेडिंग्स सिर्फ यही है, आंसर्स बैक में दिए हुए हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस आराम से घर पे कीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा देता हूँ इसके आगे का, जो मुझे पढ़ाना है। हम लोग देखेंगे आज इनकम स्टेटमेंट को। ठीक है, वो लास्ट है, वो होते ही ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज मुझे नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। बच्चे वाले क्वेश्चन से बेटा आप कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग वाली बातें। जो 7th और 8th में मैंने क्वेश्चन छुड़वाया ना, ये भी आपको आ जाएगा। बट इसके लिए ना, चलो मैं आपको पहले 7th और 8th की बात बता ही देता हूँ। स्टेट गिविंग रीजन वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर classified as current asset or non-current asset in the balance sheet of a company as per schedule 3 of companies act 2013 in the following cases। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पढ़ा है कि आपको बताना है कि ट्रेड रिसीवेबल को करंट असेट माने या नॉन करंट असेट माने। केस 1, 5 अलग अलग केस है। ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ का और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है 11 महीने का। समझना, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए बेटा, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल जो वर्ड है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, या फिक्स 12 महीने का हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? हम कितने टाइम का अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। देखिए जनरली हम 12 मंथ से कंपेयर करते हैं इसे 12 मंथ। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है
ठीक है, तो 12 महीने से कम वाले पीरियड को हम नहीं काउंट करेंगे, हम 12 मंथ से काउंट करेंगे। एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। फर्स्ट केस है, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ का, ये ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ का, और क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मतलब हमें जो हमारे डेटर्स हैं उनसे जो पैसा आता है वो लगभग, यहाँ इन्होंने बोला 11 महीने में आएगा। तो बेटा मैंने बताया ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, 12 महीने, अगर 12 महीने से कम है तो हम 12 मंथ को काउंट करेंगे एक ईयर, मतलब हम ये काउंट करेंगे कि डेटर किसे कहते हैं, डेटर जो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से कम का है तो हम पूरे 12 मंथ ही काउंट करेंगे डेटर से पैसा रियलाइज करने के लिए, करंट असेट मानने के लिए। तो अगर 12 महीने से पहले 11 महीने में पैसा दे रहा है तो ये करंट असेट ट्रीट होगा। ऐसे ही इसका सेकंड एग्जांपल है, सपोज 10 महीने का ही ऑपरेटिंग साइकिल है आपका, और अब आपको पैसा मिल रहा है 12 महीने में, 12 मंथ में, तो भी ये करंट असेट ट्रीट होगा क्योंकि 12 महीने के तो अंदर अंदर हो रहा है ना। और अब आ जाए 10 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल और 13 महीने में पैसा आ रहा है, तो बेटा ये 12 महीने से ज्यादा है क्या ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 12 महीने से ये ज्यादा हो गया ना, मतलब 12 महीने के बाद मिल रहा है पैसा, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन करंट असेट। ठीक है, आई बात समझ में, यही चीज है ना इसमें भी। ठीक है, अब सुनिए सर समझ में नहीं आया। सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल को देखना है। आप करंट असेट्स किसे कहते हैं, करंट असेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऐसी असेट्स जिनको आप 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले। हम 12 महीने कहते हैं ना, करंट असेट का एक मीनिंग है, करंट असेट उसे कहते हैं जिसे 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसे करंट असेट कहते हैं। बट इसमें भी दो सिचुएशन है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से छोटा है तो हम 12 मंथ के अकॉर्डिंग करंट असेट्स देखेंगे, और अगर 12 महीने से ज्यादा है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाले पॉइंट में है। अब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ का है और हमें पैसा रियलाइज हो रहा है 13 महीने में, तो भी ये करंट असेट कहलाएगा। सिंपल सा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, करंट असेट्स किसे कहते हैं सर, करंट असेट्स उसे कहते हैं जिन असेट से 12 महीने के अंदर अंदर कैश मिल जाए, या इस लाइन में आप जोड़िएगा 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमें कैश मिल जाए। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अगर मान लीजिए 12 महीने से छोटा है, कम है, 10 महीने 9 महीने 8 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हम लोग 12 मंथ से ही कंपेयर करेंगे कि 12 महीने के अंदर अंदर पैसा आ गया क्या। अगर 12 महीने के अंदर अंदर आ गया तो क्या वो आ गया करंट असेट, 12 महीने के बाद आया तो नॉन करंट। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से छोटा है तो। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है, जैसे 14 मंथ है, तो अब 14 मंथ के अंदर अंदर अगर हमें कैश मिलेगा ना अपने डेटर से, तो हम उसे करंट असेट मानेंगे। तो ये 13 मंथ में मिल रहा है तो ये करंट असेट ट्रीट होगा। वैसे ही फिफ्थ वाला पॉइंट है इसका 15 और 16, 15 मंथ का आपका क्या है ऑपरेटिंग साइकिल, और आपको जो डेटर से पैसा मिल रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद मिल रहा है 1 महीने, तो ये नॉन करंट असेट ट्रीट होगा। बस आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि करंट असेट होगा या नॉन करंट असेट होगा, इसको आपको ये देखना है कि 12 महीने से पहले पहले अगर रियलाइज हो जाए, आंखें बंद करके कभी भी 12 महीने से पहले पहले रियलाइज हो जाए वो करंट असेट। देखिए 12 मंथ से पहले करंट, 12 महीना करंट। अब इन तीनों में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि 12 महीने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो 12 महीने के बाद भी अगर पैसा आए लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आए, यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है तो इसके बाद पैसा आ रहा है नॉन करंट, यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है और 13 मंथ में पैसा आ रहा है तो ये करंट असेट्स, और यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ का और 16वें मंथ में पैसा आ रहा है तो नॉन करंट। ये इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल से कितना काउंट करोगे कि करंट असेट कैसे ट्रीट करोगे। तो करंट असेट्स का एक सिंपल सा मीनिंग है कि करंट असेट्स उस असेट को कहते हैं जो कि 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स इट।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे आप लोग इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे तो आप इसे इनकम स्टेटमेंट कहिए। ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है बेटा? इसको बनाया जाता है पार्ट 2 एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट, सीए लिखा है मैंने, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा जी, इसमें क्या क्या चीजें आती है आप देखिएगा। ये एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मिक्सअप है। यहाँ पे भी आप जो है अपनी बुक को देखेंगे तो वहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के फिगर लिखे होंगे। हम लोग वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नोट नंबर अमाउंट लिखेंगे और इधर पर्टिकुलर्स लिखेंगे। मैं आपको पहले ये पूरा बनवा देता हूँ, इसके बाद इसके नोट नंबर को एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। फर्स्ट होता है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। सर्विस प्रोवाइडर है तो ग्रॉस जो सर्विसेज की फीस रिसीव हुई है वो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड होता है इसमें अदर इनकम, और इन दोनों का टोटल कहलाता है, थर्ड नंबर से लिखते हैं हम इसको टोटल ऑफ, टोटल रेवेन्यू बोल दीजिए आप, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, एंड अब लिखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, फोर्थ नंबर पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बहुत सारे आइटम होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, 1 2 3। फिर आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अमोर्टाइजेशन, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंस दिख रहा है आपको। हम फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक है उसे निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे पास सिर्फ इतना ही स्पेस है इसलिए मैं आपको इतना ही लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके नीचे एक स्टेप और होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? जो थर्ड नंबर का आपका टोटल आया उसमें से फोर्थ नंबर माइनस करके, मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करके आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक समझ आ रहा है? आपको मैं ये पूरी चीज समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे नोट नंबर लिख लीजिए, किस किस नोट नंबर में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी हमें। तो आपको फर्स्ट नंबर के नोट में तो हमें देखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरे नंबर में हम लोग अदर इनकम देखेंगे। इसको तो इन दोनों का टोटल करके निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम थर्ड से, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कुछ नहीं होता है, चेंज इन इन्वेंट्री 4 से, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 5 से, फाइनेंस कॉस्ट 6 से, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आता है आपको अदर एक्सपेंसेस 7 से 7। ठीक है, बस ये 7 वर्किंग नोट्स बनते हैं इसमें। नोट्स टू अकाउंट 7 बनेंगे, वो भी बहुत इजी। आप याद करो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप सोल प्रोप्राइटर के बनाते थे उसमें क्या क्या आता था? क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो देखिए बेटा, एक तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता था ना, या क्लोजिंग स्टॉक में समझाऊंगा इन दो जगहों पे, इन दो जगहों में सब कुछ आ गया। इन दोनों में परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड।
ठीक है। फिर आते थे डेबिट साइड में आपके और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, वो एक्सपेंसेस सारे नीचे आ गए, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में जो टोटल एक्सपेंसेस आते थे वो सब यहाँ आ गए एक साथ। ठीक है, गुड्स खरीदते थे वो यहाँ आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कुल मिलाकर के नेट प्रॉफिट जैसे आप निकालते थे वही नेट प्रॉफिट है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग आप जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो स्टार्ट कहां से होता है? आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। बेटा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स। इसको मैं नोट नंबर 1 से रिप्रेजेंट करूंगा अभी। यहाँ पे सारे नोट नंबर चलेंगे अपने ना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट। इसमें फर्स्ट नंबर का नोट आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग लिखते हैं सेल्स, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके जो शो करते हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स भी दो टाइप की होती है। देखिए बेटा, जो लोग अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, इनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? ये जो ग्रॉस सेल्स करते हैं, जो भी गुड्स बेचते हैं, इस ग्रॉस सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न लेस कर दे अपन, तो ये माइनस होकर के जो सेल्स आएगी इसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। ठीक है। और वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं सर्विस कंपनीज की, सर्विस कंपनीज मतलब जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो इनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी इन्होंने फी अर्न किया है, ठीक है, फीस अर्न यहाँ पे आएगा, फीस अर्न, ठीक है, ये कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चा? एक बार इतना इतना एसेस लेते जाइएगा साथ में। सेकंड पॉइंट इज अदर इनकम, यानी कि अगर मेरा बिजनेस है, बिजनेस के अलावा मैं कोई और कहीं से भी मेरी इनकम आती है तो वो कहलाएगी अदर इनकम। इसको हम लोग 2 नंबर के नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे। अदर इनकम में कई तरीके की इनकम आएगी, जैसे कि प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट रिकवर्ड, interest earned on FD, earned on FD, ठीक है। अब यहाँ पे भी है ना, 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है बेटा। इंटरेस्ट जो है वो किसने कमाया है, देखिएगा समझना। इंटरेस्ट अगर FD पे कमाया है किस कंपनी ने? नॉन फाइनेंस कंपनी ने। नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जो कि पैसा लेन देने का काम नहीं करती। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, तो उसने जो प्रॉफिट अर्न, उसने जो इंटरेस्ट अर्न किया है अपने फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो वो कहलाएगा इसके अदर इनकम का पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस दिख रहा है? बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनियां जिनका फाइनेंस का काम नहीं है, मतलब जो पैसे लेन देने का काम नहीं करती, उन्होंने जो FD पे इंटरेस्ट कमाया वो कहलाता है अदर इनकम। लेकिन अगर ये फाइनेंस कंपनी होती तो उनके लिए वो कहलाता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो उनका मेन बिजनेस है। मैं आपको एक सेकंड एक चीज और लिखवा देता हूँ, ऊपर ही लिखवा दूं। ये गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना,
मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 2 नंबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर कोई फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी के लिए जो भी इंटरेस्ट अर्न किया उसने, इंटरेस्ट अर्न, ये कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट, क्योंकि ये बिजनेस की इसकी मेन एक्टिविटी है। अगर वो सर्विस कंपनी है तो फीस अर्न, मैन्युफैक्चरर है तो सेल्स, और फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट अर्न, ये कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा। और सेकंड नंबर में जो हम लोग देख रहे हैं अदर इनकम में बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट अर्न बाय नॉन फाइनेंस कंपनी और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वैसे इसके साथ डिविडेंड रिसीव भी आएगा, डिविडेंड अर्न, ये भी डिविडेंड जो है ना कौन सी कंपनी ने कमाया होगा, जिस कंपनी का काम नॉन फाइनेंस है, मतलब पैसे लेने देने का काम नहीं है, नॉन फाइनेंस कंपनी। और यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न के साथ डिविडेंड भी आ जाएगा ना। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। देखिएगा बच्चा, डिविडेंड अर्न या आपने यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न या डिविडेंड, ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, बस ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम की यही एग्जांपल्स है। सिर्फ 3 चीज समझनी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, उसने जो भी सेल्स किए हैं, ग्रॉस सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर दो, नेट सेल्स जो आएगी वो कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए जो भी फीस अर्न की है वो कहलाएगी उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और फाइनेंस कंपनी के लिए जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है फाइनेंस कंपनी ने या डिविडेंड अर्न किया है वो कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम में इन सब के अलावा जो भी पैसा कमाया इन सब कंपनीज ने, चाहे वो बैड डेट रिकॉर्ड हो, चाहे इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी हो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, या कोई डिविडेंड अर्न हो, ये दोनों नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, तो वो कहलाएगा अदर इनकम। ठीक है, अब इन दोनों इनकम्स को जब अपन प्लस करते हैं तो ये कहलाती है टोटल रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू बोल दो या अदर इनकम बोल दो, बात एक ही होती है। ठीक है, इन दोनों का टोटल 1 + 2 का टोटल कहलाता है टोटल कहलाता है, टोटल रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ आता है। इसके बाद बेटा जो थर्ड आता है ये आता है एक्सपेंस वाला पार्ट, फोर्थ वाला, क्योंकि थर्ड तक तो हमने टोटल रेवेन्यू निकाल ही दिया है। एक्सपेंस वाले पार्ट में फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में 3 नंबर से हम लोग इसको रेफर करते हैं। पहले इतना इतना लिख लो, एसएस ले लो, इसके बाद मुझे फर्स्ट और सेकंड वाला वर्किंग नोट हटाना है। ठीक है, ले लिया होगा। देखिएगा तीसरे नंबर के वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। मटेरियल बोले तो रॉ मटेरियल, तो इसको निकालने का तरीका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये वाला जो आएगा ना, देखिए ये तीनों अमाउंट तो आप पहले अंदर ही एड लेस करना, ये 2 ऐड, ये 1 लेस, जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। इसे हम लोग यहाँ रखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख करके। ठीक है, ये यहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर हो गया। रॉ मटेरियल जो भी कच्चा माल कंज्यूम किया गया ये कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा।
ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, ट्रेडर के केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। ट्रेडर के केस में क्या आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो भी बना बनाया माल खरीदा किसने? ट्रेडर ने। ये टर्म किसके लिए यूज होती है? ट्रेडर के लिए। ये किसके लिए यूज होती है? मैन्युफैक्चरर के लिए। समझ गए? ये चीज समझ आती है। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मैं फिनिश गुड्स को एफजी लिख रहा हूं। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये तीनों चीजें मैं समझाता हूं आपको। इसको रेफर करेंगे 4 नंबर के नोट टू अकाउंट से। देखिए जी, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? यानी आपकी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की कितनी थी और कितनी हो गई। समझ गए? और आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री कितनी चेंज हुई इस साल, और वैसे ही स्टॉक इन ट्रेड की आपकी इन्वेंट्री कितनी चेंज हुई। ये तीनों चीज निकालने के लिए आपको मैं 4th नंबर के नोट्स टू अकाउंट से रेफर करवाएंगे। यहाँ पे अपन ऊपर लिखेंगे, पहले फिनिश गुड्स का नाम है तो फिनिश गुड्स। ये एक तरीके से, इसको इस तरीके से समझना, आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेजेस लिखते थे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से माइनस ही तो करते थे, दोनों माइनस होते थे। ऑपोजिट क्लोज ओपनिंग डेबिट और क्रेडिट साइड वाले आइटम्स माइनस होते थे। तो वैसे ही फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है, यानी ओपनिंग इन्वेंटरी बोल दो या स्टॉक बोल दो, एक ही बात है, इसमें से लेस कर देंगे अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आ जाएगा कि कितनी इन्वेंट्री चेंज हुई पूरे साल में। सपोज 1 लाख रुपए का आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री था और क्लोजिंग इन्वेंट्री अब 30,000 का ही है, तो कुल मिलाकर के 70,000 का इन्वेंट्री इस साल यूज हुआ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी बदली, ये फिनिश गुड्स की। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस की, इसके अंदर भी ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ऐसी ही स्टॉक इन ट्रेड की। स्टॉक इन ट्रेड की भी ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तीनों अलग अलग इन्वेंट्री आपके पास होगी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में से जैसे अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना फिनिश गुड्स, कितना वर्क इन प्रोग्रेस, कितना स्टॉक इन ट्रेड इस साल यूज हुआ है। समझ गए? और इन तीनों का जो टोटल आएगा, जैसे सपोज फिनिश गुड्स का चेंज, वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज और स्टॉक इन ट्रेड का चेंज, ये तीनों का चेंज मिला करके अपन लोग यहाँ लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं, नीचे हाथ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये तीनों का टोटल यहाँ लिखेंगे और ये टोटल यहाँ पे 4 नंबर में शो होगा। इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। आप चाहो तो मैं एक एक नंबर डाल करके लिख दूं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इसके बाद बेटा नंबर आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का। 4th नंबर पे एम्प्लॉइज के बेनिफिट एक्सपेंस। जो भी पैसा फर्म ने खर्च किया है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए या जो भी देंगे वो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। फटाफट से एक बार इतना इतना आप अपने पास नोट कर लीजिए, 3rd और 4th नंबर का नोट। इसके बाद में 5th नंबर का नोट बनाऊंगा यहाँ पे, इसको 5th नंबर से रेफर करेंगे। सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है आपकी। सही होगी, सही होगी, सही होगी। ले लीजिए एक बार फटाफट से। ओके, ले लिया होगा। चलिए जी, 5th नंबर का नोट टू अकाउंट हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब एम्प्लॉय के लिए क्या पैसा दिया जाता है वो। इसमें दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों आएंगे। तो जो डायरेक्ट होंगे वो डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे उसको इनडायरेक्ट लिखा जाएगा। तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आपने दे दिया वेजेस। ठीक है, समटाइम्स जो बोनस दिया जाता है लेबरर को वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ना। और
लीव एनकेशमेंट, ये भी जनरली लेबर्स के लिए होता है। यानी इन तीनों का मतलब तो पता है आपको, वेजेस मतलब जो लेबर काम कर रहा है उसके बदले में जो आप उसे पैसा दे रहे हो वो। बोनस अगर आपने लेबर को दिया है। लीव एनकेशमेंट मतलब छुट्टी के दिन भी आकर के काम किया है उसका भी आपने जो पैसा दिया है, ये भी लेबर के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट में लेबर की जगह पे वेजेस की जगह पे सैलरी आ जाएगा। बोनस आ जाएगा, बोनस टू एम्प्लॉय। किसको बोनस आ जाएगा? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कौन? जो हमारी ऑफिस में काम करता है। लीव एनकेशमेंट भी एम्प्लॉय का, लीव एनकेशमेंट ऑफ एम्प्लॉय। और स्टाफ के वेलफेयर खर्चे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय का कंपनसेशन, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस। भाई क्या होता है? ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इसमें एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉय का पैसा, एम्प्लॉय के फंड में पैसा डालना पड़ता है। ये एक स्टेचुरी स्कीम्स होती है उसमें डालना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी एम्प्लॉय का जो हमने कंपनसेशन दिया एम्प्लॉय को, या इसको वर्कमैन कंपनसेशन के अकॉर्डिंग समझ लो, जो वर्कर्स को दिया जाता था वैसे ही एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया उस तरीके से समझ लो। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे हो गए एम्प्लॉयज के बेनिफिट के एक्सपेंस। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, इतने सारे लिखने नहीं है, जो हमारे पास है ऑलरेडी, सिर्फ हम लोग वही लिख रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंस भी आ जाएगा। अब अगर ये मेडिकल एक्सपेंस आपने दिया है एम्प्लॉय को तो यहाँ पे, और वर्कर को दिया तो ऊपर। यहाँ पे 5th नंबर पे आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेटा क्या होता है एक बार आप देख लेना फटाफट से। इसको हटा दें एक बार 5th नंबर के नोट को, अगर आपने सर एसएस लेना है, अब लेना है, रुको एक मिनट। ले लो, आराम से ले लो। फाइनेंस हाँ कॉस्ट सर। को मैं 6 नंबर से रेफर करूंगा। अब ले लीजिए एसएस। चलिए जी, हटाते इसको। फाइनेंस कॉस्ट में तो सिर्फ जो इंटरेस्ट वाली बात आती है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हुआ या बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हुआ, जो भी कंपनी ने पे किया है ये सब आ जाएगा। एक आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। एक इस चीज को ध्यान रखना भाई, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब एक तो सारा का सारा ब्याज होता है। ब्याज किस पे? अगर आपने लोन ले रखा है कंपनी ने, उसका लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, या बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, या बैंक में अगर आपने बैंक से कोई डिपॉजिट्स या पब्लिक से कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखी है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो तीनों तरीके का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो डिस्काउंट दिया था और उसको आपने राइट ऑफ किया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना सिखाया था मैंने आपको, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 का सबसे लास्ट वाला हिस्सा। तो वहां पे हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया था। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे शो होता है फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, देखिए 7वें नंबर में, यहाँ पे 6 नंबर पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। ये आपको पता है डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पे। और अमोर्टाइजेशन किसका होता है? कोई इनटेंजिबल असेट जिसकी वैल्यू कम हो जाए। जैसे पैटेंट 5 लाख के लिए खरीदे, 5 लाख रुपए के खरीदे, 5 इयर्स चलेंगे, 5 इयर्स का राइट है हमारे पास, तो 1 साल का 1 लाख रुपए राइट ऑफ होगा, तो पैटेंट अमोर्टाइज 1 लाख रुपए आएगा। ऐसे डेप्रिसिएशन अगर मशीन पे लगा या बिल्डिंग पे लगा तो वो इस हेडिंग के अंदर शो होगा। इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बनते नहीं है, ये तो डिपेंड करते हैं आपके पास। 7 पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस। 7 पॉइंट है अदर एक्सपेंस, और इसी का 7 नंबर का नोट बनेगा। 7 नंबर के नोट में आएगा अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, देखिएगा सारे के सारे दोनों आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। अब जो बचे हुए हैं आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसे कैरेज एनवर्ड,
आपको पता है डायरेक्ट होता है, ऐसे कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। आप अलग अलग करके लिख सकते हो तो लिख लेना, ठीक है। बस बेटा ऑलमोस्ट यही होते हैं इसमें तो, और कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं इसमें, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के लिए ही लिख रखा है। और भी कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाए या मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाए तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इतना अगर आपने देख लिया है, एसेस ले लिया है, तो अब देखिएगा इसके बाद। सर 1 मिनट, हाँ एसेस ले लो। 5th नंबर पे हम लोग सर थोड़ा साइड में तो। टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस लेस कर दो, जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिख रहा है? 5th नंबर का पॉइंट है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, 5th, ठीक है। इसमें से लेस होता है बेटा टैक्स पेड। क्वेश्चन बताएगा कितना टैक्स है, जितना टैक्स पे होगा वो माइनस होगा, इस अमाउंट पे निकलेगा। ये जो ऊपर वाला अमाउंट है ना, टोटल मार करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसका टैक्स निकलता है, परसेंटेज में दिया रहता है कुछ, तो फिर जो आएगा आपके पास वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। दिख रहा है सब बच्चों को? इस 6 नंबर का पॉइंट है, क्लियर? एक बार सब बच्चे एसेस ले लीजिए अपना।